3 दिनों के अंदर एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप के झटके शाम 4:16 पर महसूस किए गए। भूकंप की वजह से पंखे, झूमर और फर्नीचर हिलता हुआ नजर आया। लोग दहशत में अपने अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में एक महीने में ये चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। 3 नवंबर की रात को भी नेपाल में एक बड़ा भूकंप आया था, तब उसकी तीव्रता 6.4 थी। नेपाल में शुक्रवार रात आए भूकंप में 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिलों में भीषण तबाही मची। करीब 8000 मकान टूट गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और पिछले 2 भूकंप का एपिसेंटर जो है वो नेपाल में है। कुछ भूकंप के झटके जो है एपिसेंटर जिनका अफगानिस्तान था, लेकिन अभी बीते शुक्रवार को जो भूकंप आया जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान गई, वो नेपाल में ही उसका एपिसेंटर था। और आज भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका एपिसेंटर भी नेपाल में ही था और वो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप के एक मैच में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए। अंपायर ने उन्हें टाइम आउट करार दिया। हुआ यूं कि 25वें ओवर में चौथा विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज पर पहुंचने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया। आईसीसी के नियम 40.1.1 के तहत किसी खिलाड़ी के आउट होने के 2 मिनट के भीतर अगर नया बल्लेबाज क्रीज पर नहीं पहुंचा तो उसे टाइम आउट नियम के तहत ही आउट दिया जा सकता है। हालांकि विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज समय रहते मैदान पर आ गए थे, लेकिन क्रीज पर पहुंचने से पहले ही उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, जिसके बाद मैथ्यूज ने साथी खिलाड़ी से दूसरा हेलमेट मंगवाया और दूसरा हेलमेट लेकर जब मैथ्यूज क्रीज पर पहुंचे तो उन्हें 2 मिनट से ज्यादा का समय लग गया था। ये देख बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने देरी की शिकायत करते हुए मैथ्यूज को टाइम आउट देने की अपील की, जिसके बाद अंपायर ने शाकिब से पूछा कि क्या वो सच में मैथ्यूज को टाइम आउट करने की अपील कर रहे हैं। शाकिब अपनी अपील पर अड़े रहे, जिसके बाद अंपायर्स ने नियमों के तहत एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। हालांकि मैथ्यूज ने अंपायर्स को अपना हेलमेट दिखाते हुए देरी की वजह भी बताई, लेकिन शाकिब ने अपनी अपील वापस नहीं ली, जिसके बाद मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। इसी के साथ एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट के जरिए विकेट गंवाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि गाजा के अस्पतालों का इस्तेमाल हथियार रखने में किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है कि गाजा के स्कूल और अस्पतालों का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि अस्पतालों में छिपकर आतंकी इजराइल पर बम बरसा रहे हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए नरसंहार के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई रोक दी है। पानी खत्म होने से गाजा के लोग अब समंदर का खारा पानी पीने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। लखनऊ में छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिन बीतने के साथ साथ हवा और जहरीली होती जा रही है। आसमान पर प्रदूषण की धुंध ऐसी छाई कि सूरज की रोशनी की चमक भी गायब हो गई। और प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर का इलाका जहरीली गैस का चैम्बर बन गया है। दिल्ली समेत एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के जो आंकड़े आज रिकॉर्ड किए गए वो बेहद ही डरावने दिखे। दिल्ली में AQI 500 के पार हो गया। नोएडा में AQI 600 से ज्यादा दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI 522 से ज्यादा रहा। गुरुग्राम में भी AQI 516 को पार कर गया, जबकि गाजियाबाद में AQI 450 से ज्यादा रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में ये AQI 600 के पार यानी 616 दर्ज कराया गया। गुरुग्राम में जहां पर AQI कल 392 था, वहां पर ये आंकड़ा आज 500 के पार छू गया। पिछले 10 दिनों से प्रदूषण का आंकड़ा दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े आज सामने आए वो भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉल्यूशन लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिशों के तहत आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर भी फैसला लिया गया।
जो दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होगा। इस एक हफ्ते के दौरान आए नतीजों को देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अब पूरी दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने। दिल्ली सरकार ने 9वीं तक और 11वीं की क्लासेस को भी 10 तारीख तक बंद कर दिया, लेकिन 10वीं और 12वीं की क्लास चालू रहेगी। दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिवाली के बाद यानी 13 नवंबर से ऑड इवन नियम लागू करने का ऐलान किया है। ऑड इवन के तहत दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ये नियम 13 नवंबर से लागू हो रहा है। ऐसे में 13 नवंबर को ऑड रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। आपकी गाड़ी ऑड है या इवन, ये आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट के आखिरी नंबर से तय होगा। ऑड नंबर या विषम संख्या वो है जो 1, 3, 5, 7 या 9 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये ऑड नंबर हुआ और आप ऑड डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। इसी तरह इवन नंबर या सम संख्या 0, 2, 4, 6 या फिर 8 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये इवन नंबर हुआ और आप इवन डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। दिल्ली में फिलहाल एक हफ्ते यानी 13 से 19 नवंबर तक के लिए ही ऑड इवन नियम लागू किया जा रहा है। आगे का फैसला 20 नवंबर की बैठक में लिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण पर निशाने पर आई केजरीवाल सरकार ने इस आफत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि हरियाणा और यूपी से आए धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। गाजियाबाद में आए उनको डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे, उनको ईंट भट्ठे नहीं दिखे। हरियाणा के चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। हरियाणा की स्थिति ये है, आज भी गुड़गांव में ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती हैं। बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों में और भाजपा वाले बात करते रहते हैं। आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल को पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और पुराने वादों को याद दिलाते हुए जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता से धोखा करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में जहरीली हुई हवा का सामना कर रहे लोगों में अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह रही कि गैस चैम्बर बनी दिल्ली के लोगों ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की। साथ ही दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर काबू पाने की अपील की। लोगों ने दावा किया कि इससे न सिर्फ गंभीर बीमारियों का खतरा है बल्कि उम्र भी घटेगी। तो जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल नवंबर दिसंबर में प्रदूषण बढ़ता है लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं रहती। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि हर साल पता है कि नवंबर या दिसंबर में ऐसा होता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए वो प्री प्लानिंग करें। प्रदूषण से बेहाल लोगों ने बीमारियों की शिकायत भी की। Zee News।